बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिजीम चेंज ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। नून लीग को इक़्तिदार में आए हुए 1 साल हो चुका है। नून लीग के बारे में जो माशी मिथ्स थी जो पिछले 1 साल में ब्रेक हुई हैं वो ये थी कि बड़े कॉम्पिटेंट इकनॉमिक मैनेजर्स हैं। देखिए इनकी पॉलिसी है क्या जिस पे नून लीग ने अपने बारे में कॉम्पिटेंट इकनॉमिक मैनेजमेंट और एक कॉम्पिटेंट इकनॉमिक टीम का एक परसेप्शन बनाया था। वो ये था कि बेसिकली इनकी जो सारी प्रोग्रेस थी, जो सारा इनका सेलिंग पॉइंट था वो था कि भाई हमने पूरे मुल्क में मोटरवेज़ और मेट्रो बसेस का एक जाल बिछाया है, हमने सीपैक के पावर प्लांट्स लगाए। बेसिकली जो इनका सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पे भी जो इनके मीडिया में हमदर्द और इनके हामी थे वो ये तनकीद करते थे कि तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 पौने 4 साल दौर में कोई ऐसी बड़ी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की है। अब कतई नज़र इसके कि तहरीक इंसाफ के दौर में कितनी रोड्स बनी, क्या किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ, लेकिन एक पॉपुलर सेलिंग पॉइंट नून लीग के हमदर्द साफ़ियों का यही था कि तहरीक इंसाफ के दौर में कोई ऐसे बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं लगे। अब इसमें एक दूसरी चीज़ पे आ जाइए कि नून लीग की इकनॉमिक टीम है कौन। नून लीग की इकनॉमिक टीम की जो एग्जीक्यूशन है वो है इसहाक डार के हाथ में। इसहाक डार साहब का आप सबको पता है कि उनका जो फोकस है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, वो ये है कि वो रुपये को एक तरह से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान जैसी मईशत में जहाँ पे हर साल आपका एक करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, मिसाल के तौर पे एक साल आपका 4 बिलियन हो गया, अगले साल आपका 8 बिलियन हो गया, फिर 10 बिलियन हो गया, फिर 12 बिलियन हो गया, तो वो जो डेफिसिट है वो तो कहीं से आपने बोरो करना। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे साल में लेट से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की FD आ जाती है, कभी बहुत अच्छा साल हो जाए तो 2.5 से 3 बिलियन पे चला जाए मामला, तो उस सूरत में जब आपके पास इतना बड़ा जब आपके पास डेफिसिट होगा और आपके पास FDI नहीं होगी तो आप उस गैप को फिल कैसे करेंगे, जो डेफिसिट है वो आप पूरा कैसे करें। उसकी एक बड़े सिंपल सा तरीका है कि भाई आप कर्ज़ लेके करेंगे, लेकिन जब हर साल आप इतना बड़ा डेफिसिट आप रन करेंगे तो जो कर्ज़े देने वाले लोग हैं वो भी अपना हाथ खींच लेंगे। वो जो आपके पार्टनर्स हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो अपना एक वक्त आएगा कि वो अपना हाथ खींच लेंगे, तो आपको हर साल आप इतना डेफिसिट आप नहीं रन कर सकेंगे। तो इवेंचुअली होगा क्या कि आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें आपको डीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। डार साहब का मसला ये है कि वो डीवैल्यूएशन को मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक ईविल समझते हैं, तो वो तो रुपये को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं और वो जो हैं कभी भी डीवैल्यूएशन को प्रेफर ही नहीं करते। तो एक इनकी पॉलिसी में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी वो जो कि फ़ॉरेन FDI फंडेड हों या जिसमें फ़ॉरेन बोरिंग इन्वॉल्व हो। अब जाहिर सी बात है जब आप एक तरफ रुपये को आप ओवर वैल्यू करके रखेंगे तो वो तो आपकी एक्सपोर्ट्स को हिट करेगा, दूसरी तरफ जब आप बाहर से पैसा लेके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे तो आप ये जो दो पॉलिसीज़ हैं जब आप इनको कंबाइन करके देखेंगे तो आपके मुल्क में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपने जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, अब आपको उनके कर्ज़ों की किस्तें भी वापस करनी है, उनको सूद भी वापस करना है, और जो अगर कोई FDI आई है तो उस पर आपने जो उसकी प्रॉफिट रिपैट्रिएशन है वो सारी आपने डॉलर्स में करनी है। डॉलर्स तो आपके पास है नहीं क्योंकि आपने तो रुपये को ओवर वैल्यू करके अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इनकी जो पॉलिसी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं ये कहने का मकसद नहीं है कि जी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, बाहर से पैसे लेके नहीं होनी चाहिए, लेकिन पर्पज़ ये है कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा हो कि जहाँ पे आप साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रमोट कर सकें और रुपये को आप गैर ज़रूरी तौर पे स्ट्रॉन्ग करके अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डैमेज ना करें, ताकि ऐसे एक हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आती रहें, ताकि आप अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सकें, भले से वो डेट की सूरत में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ हो या आपको इक्विटी की शक्ल में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ हो। तो ये बात होगी। इसी तरह अगर आप देखें जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे तो वो यूनिवर्सिटीज़ में जा के जब लेक्चर्स दे रहे हैं आजकल, तो वो एक बात बहुत कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सीपैक के प्रोजेक्ट्स लगे, पावर प्लांट्स लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन उस दौरान हमने बाहर से पैसे लेके पावर प्लांट्स तो लगा लिए, लेकिन हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमने शादी हॉल्स बनाए, हमने कमर्शियल इम्पोर्ट्स के कारोबार किए, बट हमने कोई ऐसा यूनिट नहीं लगाया या हमने कोई ऐसे इकदाम नहीं लिए जिससे हम अपने डॉलर्स कमाने की कैपेसिटी एक्सपोर्ट अर्निंग्स को बढ़ा सकें। तो हुआ ये कि आज आप देखें जो चाइनीज़ सीपैक इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी, जिसमें IPPs का एक बहुत बड़ा रोल है, उसमें इन्वेस्टर्स की बार बार ये शिकायत आ रही है कि जी हम तो अपने क्या कहते हैं, हम तो अपने जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन है वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि नून लीग की पॉलिसी अप्रोच में आपको एक नज़र आता है।
अब देखिए, ये सारी चीज़ें हम सबको भी पता है और ये सारी चीज़ें डार साहब को भी पता है और ये सारी चीज़ें नून लीग की लीडरशिप को भी पता है, लेकिन क्या वजह है कि एक कोर्स करेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पिछले साल एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उनसे सवाल कुछ और हुआ था, उन्होंने इसके जवाब में ये अल्फाज कहे थे, लेकिन आप इन अल्फाज पर गौर करें तो आपको समझ में आता है कि नून लीग का मसला क्या है और नून लीग में क्यों एक कोर्स करेक्शन वाली कैपेबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन लोगों की ज़्यादातर तालीम नहीं है, लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ना ये लोग इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपको लगेगा कि एक बड़ा नॉन सीरियस सा एक कमेंट है, लेकिन आप इस पर गौर करें तो आपको लगेगा इसमें वाकई सच्चाई है। आप नवाज़ शरीफ साहब को देख लीजिए, आप मरीम नवाज़ साहिबा को देख लीजिए, आप इसहाक डार साहब को देख लीजिए। इसहाक डार साहब कहने को चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब कहने को नहीं, मतलब वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उनकी आप अप्रोच देखिए इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ, तो वो लगता नहीं है कि वो मज़ीद इल्म हासिल करने वाला पोटेंशियल उनके अंदर है या अपनी गलतियों से सीखने की वो सलाहियत उनके अंदर है। नवाज़ शरीफ साहब को देखिए, आज 2023 में बैठ के और 2017 की कीमतें गिनवा रहे होते हैं। मरीम नवाज़ का भी यही है कि जी नवाज़ शरीफ के दौर में हर चीज़ इतने की थी, फला चीज़ इतने की थी। भाई फिर नवाज़ शरीफ के दौर 2017 में क्यों हम जाएँ, फिर हम पीछे 1947 में चले जाते हैं जब चीज़ें पता नहीं कितने की कितनी सस्ती होती थी। तो बात सारी यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इट इज़ नॉट 2017, इट इज़ 2023। पिछले 6 साल में दुनिया बदल चुकी है, दुनिया में कोविड आ चुका है, एक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आ चुका है, रशिया यूक्रेन की एक जंग हो चुकी है। तो सारा मसला ये है कि हम पे जो लोग इस वक्त मुसल्लत हुए हुए हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, वो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और इसीलिए हमारे मुल्क का हाल जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ बदतर से बदतर होता जा रहा है। दुआ करें कि इस मुल्क में इलेक्शंस हों ताकि हम एक बेहतरी की जानिब बढ़ सकें। शुक्रिया।